नमस्कार दोस्तों। संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का एनएफआई की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह पॉडकास्ट सीरीज भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा संचालित किए जा रहे, साल भर तक संचालित किए जा रहे अभियान संविधान और हम का एक हिस्सा है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संविधान के एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी और हमारे समय के एक युवा विचारक अंजोर मौजूद हैं। अंजोर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और इसके पहले उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, मुद्दों पर काम किया है। तो अंजोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में, और हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। मैं सत्येंद्र हूँ, नमस्कार, और मेरे साथ हैं राधिका। राधिका से आग्रह है कि वो बातचीत की शुरुआत करेंगी अंजोर के साथ। अंजोर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे लिबर्टी के बारे में, जिसको हमारे संविधान में स्वतंत्रता भी कहा गया है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज हम लिबर्टी के बारे में या स्वतंत्रता के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है आज? धन्यवाद राधिका जी और सत्येंद्र जी, मुझे बुलाने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। क्या ज़रूरत है स्वतंत्रता पर चर्चा करने की? ये अच्छा सवाल है। ये ज़रूरत हमेशा होनी चाहिए, मुझे लगता है, स्वतंत्रता पर चर्चा करने की। एक बहुमूल्य मूल्य है जिससे हमारा समाज चलता है, जिस पे हमारा समाज आधारित है, जिस पे हमारा संविधान आधारित है। हम में से कौन नहीं चाहता स्वतंत्रता? और क्यों ना चाहे स्वतंत्रता? स्वतंत्रता ही वो एक चीज़ है जो हमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी देती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। आपको पता ही है, हम सब इंसान हैं, सब इंसान अलग हैं, हम सब प्राणी एक दूसरे से अलग हैं। सबके अपने विचार हैं, सबके अपने गुण हैं, सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबके अपने अनुभव हैं। इन सबको व्यक्त कैसे करें अगर हमारे पास स्वतंत्रता ना हो? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है कि हम अपनी इन भावनाओं, इच्छाओं, विचारों, गुणों के अनुसार एक्ट करना चाहें। ये ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि हम इन्हीं के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें, जीना चाहें जैसे हमारी इच्छा करे, अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें, हम जी सके बिना डरे। ये सब प्राकृतिक है। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास आज़ादी नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वाधीनता नहीं होगी? तो हम ये सब कैसे करेंगे? फिर हम वही करेंगे, अगर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो हम वही करेंगे जो दूसरे चाह रहे हैं। अगर दूसरे चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं तो हम कहाँ हैं? हम हैं ही नहीं। तो अगर हमको हम बनना है तो उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए, है कि नहीं? राधिका जी, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही बात है अंजोर। थैंक यू बताने के लिए कि स्वतंत्रता है क्या और क्यों क्यों इसकी ज़रूरत है हमें आज। तो इस पर हम लोग ये थोड़ा समझना चाह रहे थे अंजोर, दरअसल, कि जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता या लिबर्टी। संविधान में इसको एक कोर वैल्यू की तरह शामिल किया गया, तो क्या वजह रही होगी, किस कारण से इसको इतने महत्वपूर्ण स्थान पर शामिल किया गया संविधान में? चलिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है सत्येंद्र जी। तो थोड़ा आपको इतिहास की तरफ ले जाते हैं। आज से मान लीजिए 100 साल पहले, 125 साल पहले, 150 साल पहले, ठीक है। चलिए चलते हैं 1876 की तरफ, करीब 150 साल पहले, ठीक है। मान लीजिए आप एक इंसान हैं और आप नाटक करना चाहते हैं, ठीक है। सत्येंद्र जी, आपकी आवाज़ सुन के लगता है कि आप में एक गुण है नाटक का। आपको नाटक करना पसंद है, वैसे पता नहीं आपने किया है कि नहीं। मान हाँ जी। लीजिए आपको पसंद है, हाँ जी। तो आप नाटक करना चाहते हैं। 1876 में है आप चल पड़े कुछ नाटक लिखने और नाटक करने, और आपने नाटक किया, कोई भी नाटक हुआ, वो सरकार को पसंद नहीं आया किसी कारण से, ठीक है। हम्म। और उन्होंने आप पर
आरोप लगा दिया, कानून की धारा लगा दी, कानून लगा दिया आपके ऊपर जिसका नाम है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876, और कहा कि ये स्कैंडलस है, ये डिफेमेटरी है, और इसी कारण आपको जेल में डाल दिया गया। तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि आपको नाटक करने की आजादी नहीं है। और यही हाल था अंग्रेजों के शासन में। उन्होंने ये कानून लाया था ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, क्योंकि लोग नाटक के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से ये अपनी आजाद देश की इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि हमें आजाद देश में रहना है। उनके ऊपर जो बीत रही थी, जो जो उनके ऊपर एक तरह से शोषण हो रहा था, वो व्यक्त कर रहे थे नाटक के माध्यम से। नाटक का यही स्वरूप रहा है, नाटक का यही उद्देश्य रहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव लोग व्यक्त कर सके। लेकिन जब वो कर रहे थे तो उनको ऊपर इस कानून को लागू कर दिया जा रहा था और उन्हें अंदर कर दिया जा रहा था। अब चलिए एक और सदी में चलते हैं, 1930 की तरफ, जब आपको पता है एक और कानून लाए थे अंग्रेज कि हम भारतीय अपना नमक भी नहीं बना सकते, है कि नहीं? आपने सुना ही होगा। इसी बात पर फिर गांधी जी ने अपना दांडी मार्च निकाला और कई लोग उनके साथ जुड़े कि भाई नमक बनाने की तो हमको आजादी होनी चाहिए, क्यों छीन रहे हो तुम? 1919 की तरफ चलते हैं, ठीक है, आज से करीब 105 साल पहले, जब अंग्रेज एक और कानून ले आए, राउलट एक्ट, नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका दूसरा नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जिसके तहत बेसिकली अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास पावर है, हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, ना वकील, ना दलील, ना अपील, है ना? तो आपके पास सवाल करने की भी क्षमता नहीं है, आजादी नहीं है कि आप सवाल भी कर सकें कि हमें क्यों जेल में डाला जा रहा है। अगर उनको लगे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आपको अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसी कानून के चलते बाद में गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था सत्याग्रह, फिर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को अ, 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 अंदर किया गया था, और फिर जलियनवाला बाग मैसेकर भी इसी के चलते, इसी कानून के चलते हुआ था। 1870 में फिर से चलते हैं, करीब 150 साल पहले सब सेडिशन लॉ आया, जब अंग्रेजों ने कहा कि any person by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India, तो बेसिकली उनको अंदर कर दिया जाएगा। कहा कि कोई भी अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ भी कहेगा तो उसको हम सेडिशन कानून के तहत अंदर कर सकते हैं। और इसी कानून के तहत गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और कई अन्य लोग जेल गए। तो ये सब कानून, आपको सरकार बुरी लग रही है, आपको नहीं पसंद उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी, आप बदलना चाहते हैं, आपने कुछ कह दिया तो आप अंदर जा रहे हैं, तो आपको नहीं पसंद आ रही है सरकार, जो आपके ही फायदे के लिए होती है, आपके लिए समाज अच्छे से रहे, समाज के लोग अच्छे से रहे, इसीलिए होती है। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उसके खिलाफ बोलना तो चाहेंगे ना, लेकिन आप बोलेंगे तो जेल में जाएंगे। तो ये सिंपल छोटी छोटी प्रकार की आजादियां जो आपको लगता है कि सभी को होनी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं थी। एक और उदाहरण देते हैं, टेक्सटाइल वीविंग। ये भी आम इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजों को अपना कॉटन और अपने मिलों का कपड़ा थोपना था। तो उन्होंने कई सारे की पाबंदियां लगाई थी कि आप वीविंग भी नहीं कर सकते, आप कपड़ा भी नहीं बना सकते, इनफैक्ट आप खेती भी नहीं कर सकते जो चाहते हैं। आपने सुना होगा एक नाम 3 कठिया सिस्टम बिहार में जो चल रहा था, कि किसानों को कहा गया था कि आप अपने खेत का 1/3 हिस्सा इंडिगो या कोई कैश क्रॉप उगाने में लगाओ, इंडिगो, कॉटन या चाय कॉफी वगैरह उगाओ, जिससे अंग्रेजों को फायदा हो। तो आप अपनी खेत, अपनी जमीन, अपनी मेहनत, लेकिन अपनी पसंद की फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि अंग्रेज जो कह रहे हैं आपको वो करना। तो इस तरह का शोषण होता था। ये आजादी की कमी थी लोगों में। लोगों ने कहा कि भाई हमको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उनको लगा कि आजादी की लड़ाई इनको जब तक हम निकालेंगे नहीं देश से अंग्रेज लोगों को, और अपना शासन नहीं लाएंगे, अपने हिसाब से अपना स्वशासन नहीं लाएंगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। और इसी से शुरू हुई आजादी की
लड़ाई इसी से शुरू हुई, ये लिबर्टी या स्वाधीनता की लड़ाई, और यहीं से ये महत्व आया स्वाधीनता शब्द का। जो थैंक यू, बहुत अच्छे से मतलब फ्रीडम और क्योंकि मतलब जब मैं पहले भी जब बात करने की तैयारी कर रहे थे तो लिबर्टी को स्वतंत्रता ही कहा गया है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बीच में क्या सेम ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग होती हैं? या जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इट्स नॉट, लिबर्टी की स्ट्रगल तो बाद में आई, पहले वो फ्रीडम की लड़ाई थी। तो वो फ्रीडम और लिबर्टी का जो कनेक्शन है, वैसे बता ही दिया आपने थोड़ा सा तो। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये आपने फ्रीडम तक तो बताया, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें लिबर्टी कैसे आई, और उसमें लिबर्टी का मतलब क्या है, क्या रेलिवेंस है उसका वहाँ पे? देखिए, इसमें बहुत मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, कई लोग कहते हैं कुछ फर्क है। अलग अलग फर्क बताए गए हैं, लेकिन एक फर्क जो कुछ लोग कहते हैं उन दोनों में फर्क बेसिकली ये है कि लिबर्टी एक पॉलिटिकल शब्द, फ्रीडम फ्रीडम एक पर्सनल शब्द है। आप पर्सनली फ्री महसूस कर सकते हैं। आप फ्री महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हो सकता है आप अपने ही बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन लिबर्टी एक पॉलिटिकल शब्द, ये आप सरकार, लिबर्टी एक चीज है जो आपको सरकार देती है, सरकार सुनिश्चित करती है। और उसके बाद भी सरकार की सुनिश्चित करने के बाद भी हो सकता है फ्री नहीं हो आप आजाद ना महसूस करें, वो अलग बात है। लेकिन लिबर्टी एक शब्द है जो एक आपका और सरकार का रिश्ता एक तरह से दर्शाता है। बहुत अच्छा आपने इस अर्थ दिया इन दोनों शब्दों के बीच में कि हमको हासिल करना है तो फ्रीडम है, और जब एक तंत्र तैयार किया जा रहा है उसके लिए सरकार व्यवस्थाएं तैयार कर रही है तो वो लिबर्टी है। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए काफी मदद होगी इससे। अंजुर, थोड़ा हम लोग संविधान की तरफ मुड़ते हैं। संविधान में शब्द को बहुत सम्मान के साथ, बहुत महत्व के साथ जगह मिली है। तो थोड़ा हम हमारे श्रोताओं की तरफ से समझना चाहेंगे कि संविधान में लिबर्टी को किस तरह से क्या स्थान मिला है, और हमारा संविधान लिबर्टी के बारे में क्या कहता है, क्या प्रावधान करता है, और इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस तरह के प्रावधान संविधान में किए गए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि संविधान लिखा किसने। संविधान लिखा उन्होंने जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वही लोग फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, उन्हीं लोगों ने संविधान लिखा। तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि अब भाई बड़ी मुश्किल से 200 साल की लड़ाई के बाद हजारों लाखों लोगों ने जान दी। यही लोग कई साल जेल में रहे, अंबेडकर रहे, नेहरू रहे, गांधी रहे, कितने साल जेल में रहे। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए। अब जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है और स्वाधीनता के लिए ही संविधान लिख रहे हैं, तो स्वाधीनता को महत्व तो देना पड़ेगा संविधान में, जाहिर है ना। तो सबसे पहले तो महत्व दिया गया है उसको प्रियम्बल या उद्देशिका में, जहां पे लिखा गया है पहले पन्ने पर कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में उसको मेंशन किया गया है, खास करके दो जगह, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। और भी कई जगह उसको मेंशन किया गया है जगह जगह पर, लेकिन ये दो जगह मुख्य है। अब फंडामेंटल राइट्स में क्यों डाला गया है इसको, ध्यान दीजिए इस बात पर। जब हम कहते हैं किसी चीज को कि ये फंडामेंटल राइट है, तब हम ये भी कहते हैं कि ये एक इनएलिएनेबल राइट है। हाँ जी। इनएलिएनेबल मतलब कि ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अब आज ये देश आजाद हो रहा है, इस देश का संविधान पारित हो रहा है, ये देश का संविधान हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, और जब से ये संविधान लागू हो गया हमने अपने आप को ये फंडामेंटल राइट दे दिए। अब ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कोई बाहर का देश छीन सकता है, ना हम खुद से ये अधिकार छीन सकते हैं।
और लिबर्टी या स्वाधीनता उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो कोई नहीं छीन सकता हमसे। आने वाले समय में भी, आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल, कोई हमसे ये अधिकार स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का नहीं छीन सकता। ठीक है, तो पहली तो ये महत्वपूर्ण बात समझिए कि उनके लिए ये बात इतनी जरूरी थी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, कि उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट में डाला, प्रियम्बल में लिखा और कहा कि ये इनएलिएनेबल राइट है कि भाई बहुत साल हम जी लिए, 200 साल हमारी आजादी हमसे छीनी रही, अब जब हम पा रहे हैं तो हम ऐसे पाएंगे कि हमसे और हमारे आने वाले पुश्तों से कोई भी अधिकार कभी भी ना छीन पाए, कोई सरकार ना छीन पाए, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेक्युलर हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, लेकिन वो ये अधिकार ना छीन पाए। और इंसान खुद से भी चाह कर भी ये अधिकार ना छीन पाए, क्योंकि वो चाहे तो आज छीन तो लेगा, लेकिन कल उसको वो अधिकार चाहिए तो फिर कौन देगा, है ना। तो वो खुद से भी स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक है, तो अब कौन कौन से अधिकार हमने अपने आप को दिए हैं? पहला है आर्टिकल 19, जिसमें कहा है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यक्ति व्यक्त करने की आजादी अपने आप को, बोलने की बोलने की आजादी, बी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी हम जुट सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना हथियार के। अगर हम कभी भी किसी के साथ मिलना चाहते हैं, मिल के कुछ भी करना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी हम मिल के कुछ संगठन बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई संस्था बनाना चाहे, कुछ संगठन बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो आर्टिकल 19E कहता है कि हर भारतीय को ये अधिकार है कि वो कहीं भी भारत के किसी कोने में भी रह सकता है, वहां सेटल कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम बिहारी हो, यहाँ कैसे आके रह रहे हो, या तुम मराठी हो, तुम साउथ में कैसे आके रह रहे हो, या तुम साउथ इंडियन हो, तुम हमारे यूपी में कैसे आके रह रहे हो। और फाइनली आर्टिकल 19F जो कहता है कि हमारे पास आज़ादी है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में, क्योंकि आपको पता है हमारा समाज जो है काफ़ी जाति आधारित समाज है और जातियों में बटा हुआ है, यानी कि हर जाति के लिए एक रोजगार लिखा हुआ है एक तरह से। तो जब कोई खास करके छोटी जाति तथा कथित छोटी जाति का व्यक्ति कोई बड़ी जाति के व्यक्ति के रोजगार की तरफ बढ़ता है तो उसे कहा जाता है कि तुम ये रोजगार क्यों कर रहे हो, अरे तुम तो दलित हो, तुम ये रोजगार पढ़ने लिखने वालों का रोजगार कैसे कर सकते हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ये दलितों वाला रोजगार कैसे कर सकते हो, तुम साफ सफाई का काम कैसे कर सकते हो। तो इस पर हमारा संविधान कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, वो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। फाइनली आर्टिकल 21 जो सबसे जरूरी और जिसका आधार बना के सबसे ज्यादा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स हुए हैं, केस लड़े गए हैं, और वो ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सबकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बचा के रखे, यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि ये प्रावधान कहता है कि हमारी जिंदगी और हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वाधीनता कोई हमसे नहीं छीन सकता, बजाय जो कानून में आधारित प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना। तो अगर कानून में लिखा है कि आपने कुछ गलत किया है, इसके लिए आपको रोकना पड़ेगा या आपको दंड देना पड़ेगा, तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा आपकी स्वतंत्रता पर कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, आपकी स्वतंत्रता को कोई रोक नहीं सकता, आपकी जीवन को, आपको जीने के लिए जो भी जरूरी है वो करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल 21 है ये किसके लिए है, ये क्या अडल्ट्स के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये आर्टिकल इनफैक्ट सबके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबको अब जीना है और आज़ादी से जीना है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो भी देना ज़रूरी है। उसके लिए घर ज़रूरी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर देना ज़रूरी है,
उसके लिए खाना जरूरी है, तो पौष्टिक भोजन देना जरूरी है। इसके लिए अगर रोजगार जरूरी है हमारे जीने के लिए, तो रोजगार देना जरूरी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अधिकार सिर्फ इंसानों का ही नहीं, भारतीय नागरिकों का नहीं, बल्कि जानवरों पर भी लागू है। जानवरों का भी जीने का अधिकार है, उनको भी आजादी से पूरी तरह जीने का अधिकार है, और उनका भी अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जलीकट्टू वाला जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनका भी अधिकार है। भारत की धरती में, इस भूमि पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, प्राणी भी रहते हैं। उन प्राणियों का भी जीने का अधिकार है, तो कोई उस जीने के अधिकार को भी नहीं छीन सकता बिना कानून में आधारित जो प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना। बहुत बहुत थैंक यू अंजोर, इतना डिटेल में दोनों आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिबर्टी के बारे में लिखा गया है वो समझाने के लिए। मैं समझना चाह रही हूँ कि जब हम इनकी आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो दायरा है ये बहुत बड़ा है फ्रीडम का। तो इसको मतलब व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इट, कहाँ ये इसका इसको कर्टेल भी नहीं कह सकते, मतलब कि हाउ मच फ्रीडम इज इनफ फ्रीडम, कितनी कितनी स्वतंत्रता बहुत है, और उसके आगे जाके क्या स्वतंत्रता है और क्या नहीं है। अच्छा, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। ये स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं हम ये तो नहीं बोल रहे, और यही सब बोल बोल के ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सबके पास हो जाएगी टू मच फ्रीडम, जैसा कि कुछ साल पहले किसी व्यक्ति ने भारत में कहा था, वी हैव टू मच डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ज्यादा है। तो कहीं ये तो नहीं कि हमारे पास स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता की भी एक सीमा है ना। और सीमा क्या है ये समझने के लिए संविधान से भी पहले जाते हैं। इनफैक्ट संविधान भी कहाँ से आया है? लोगों की सोच से आया है। और सोच कहाँ से आई है? तो इस पर सोचने वाले ज्यादातर जो लोग रहे हैं उन्हें पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा गया है। एरिस्टोटल से लेकर आगे आप चलते जाएं तो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, उसके बाद अगर अभी चलें तो अमर्त्य सेन भी एक तरह से पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो कई सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने बहुत सारी सोच दी है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसे बननी चाहिए, उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए, उसके क्या दायरे होने चाहिए, इंसान की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, उनको क्या क्या आज़ादियां मिलनी चाहिए, उनको क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो इन सब पे बहुत चिंतन किया गया है। और इसी पर एक चिंतक है जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक तरह से कहें तो सिद्धांत दिया जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि किसी को भी अगर समझना हो कि कितनी स्वतंत्रता इज टू मच स्वतंत्रता और कहाँ पे स्वतंत्रता पर सीमा लगानी चाहिए, तो उस सिद्धांत पर चले जाएं। वो सिद्धांत काफी अच्छा है। तो वो सिद्धांत क्या है? उस सिद्धांत का नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको हार्म प्रिंसिपल, या हिंदी में अगर कहना चाहें तो शायद हानि सिद्धांत बोल सकते हैं उसे। ठीक है। तो हार्म प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि हार्म्स आर, पहले हार्म या हानि को उसने डिफाइन किया है। तो हार्म को ऐसे परिभाषित किया है, हार्म्स आर wrongful setbacks to interest to which people have rights। ठीक है, यानी वो चीजें जिनके ऊपर आपके अधिकार हैं उस पर आपको झटका लगे, आप अपने अधिकारों का कभी मजा ना ले पाए, किसी और के किसी कर्म की वजह से आप अपने अधिकार का मजा नहीं ले पाए, तो वो एक हानि है। और दूसरा उन्होंने कहा कि one's exercise of liberty should not harm life, liberty and possessions of others। यानी कि उन्होंने हानि सिद्धांत में बेसिकली ये कहा कि स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए इंसान की, उतनी जितनी कि आप किसी दूसरे की जिंदगी, उनकी स्वाधीनता या उनकी संपत्ति पर नुकसान ना पहुंचाएं। तो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आपके पास पूरी स्वाधीनता है, आप जो चाहे वो करें और कोई आपको नहीं रोक सकता जब तक आप किसी और की जिंदगी,
उसकी स्वाधीनता या स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति पर नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप उनकी जिंदगी, उनकी स्वतंत्रता या उनकी संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहे, तब आपको रोकना पड़ेगा, तब किसी सरकार को आपको रोकना चाहिए। इसके लिए एक इमेज भी या फोटो भी दिखाई जाती है जिसमें आदमी बोल रहा है कि भाई तुम मुक्का चलाओ, हाथ चलाओ, पैर चलाओ, उतनी दूर तक चलाओ जितनी दूर तक हमारी नाक है, तुम्हारा हाथ हमारी नाक को नहीं छूना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं योर राइट टू स्विंग योर आर्म लीव्स ऑफ वेयर माई राइट नॉट टू हैव माई नोज स्ट्रक बिगिंस। मतलब तुम्हारे पास हाथ चलाने का पूरा अधिकार है, लेकिन मेरे पास भी अधिकार है भाई कि मैं चोट ना खाऊं अपनी नाक पर, है ना। तो तुम घुमाओ अपना हाथ, लेकिन मुझे चोट मत पहुंचाओ। बस यही है हानि सिद्धांत। तो संविधान भी इसी सिद्धांत पर टिका है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सारी आजादी है, जब तक आप किसी की जिंदगी, उसकी संपत्ति या उसकी स्वतंत्रता पर हानि नहीं पहुंचा रहे। दूसरा एक और सिद्धांत बहुत जरूरी है, और ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल, यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत, जो कहता है कि उसका लंबा चौड़ा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझाना, बट बेसिकली ये यही कहता है कि मान लीजिए एक देश है, आपका ही देश ले लीजिए, 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। 140 करोड़ में हर इंसान एक चीज चाहता है, वो एक चीज, सब लोग बोल रहे हैं कि एक चीज सही है, वही करनी चाहिए, लेकिन एक इंसान है, मान लीजिए वो राधिका है, और वो कहना चाह रही है कि ये सब लोग, देश का हर व्यक्ति जो है अभी कुछ गलत कह रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हाँ जी, है ना। तो आमतौर पे ऐसा बोलती थी। आमतौर पर ऐसे ही बोलती है, बिल्कुल मुझे लगा था, इसीलिए उनका उदाहरण लिया। तो ये व्यक्तित्व का सिद्धांत कहता है कि भाई सब लोग एक तरफ है, राधिका एक तरफ है, तब भी राधिका की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कह देना चाहिए कि भाई सब लोग एक चीज बोल रहे हैं, तुम चुप करो, या उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, अब की बात सुननी चाहिए। और अब ध्यान देंगे अगर, तो आप सिचुएशन देखेंगे अपने आसपास, अक्सर हम लोग ग्रुप में ऐसा करते हैं, समाज में ऐसा करते हैं कि भाई चलो क्या करना है, अच्छा सबने हाथ उठा लिया कि फिल्म देखने जाना है। एक व्यक्ति अगर बोल भी रहा है या शर्मा रहा है बोलने के लिए कि भाई फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं है, या फिल्म देखने नहीं जाना, वो फिल्म उसने देखी हुई है, या कुछ और करना है, तो सब बोलते हैं अच्छा मेजोरिटी तो वही कह रही है, ज्यादातर लोग फिल्म देखना चाहते हैं, तो चलो भाई फिल्म देखने, एक को हम शांत करा देते हैं। ये गलत है। व्यक्तित्व का सिद्धांत कहता है कि ये करना उतना ही गलत है जितना उन बाकी के लोगों को चुप करा देना और इस एक व्यक्ति की आवाज को सुनना होता। मान लीजिए अगर हम ये उसका उल्टा करते कि बाकी सबको चुप करा देते और इस व्यक्ति की आवाज को सुनते, तो वो गलत होता। उसी तरह से ये भी गलत है कि हमने उसको चुप करा दिया और बाकियों को सुना। तो इसी तरह से एक देश में भी मान लीजिए हर इंसान, देश का एक किसी मुद्दे को ले लीजिए, वो हर इंसान एक ही चीज बोल रहा है, वो युद्ध को लेके बोल रहा हो, वो देश की राजनीति को लेके बोल रहा हो, वो किसी कानून को लेके बोल रहा हो, लेकिन एक इंसान कुछ अलग बोल रहा है, तो ये सिद्धांत कहता है उसकी भी सुनो। कुछ जरूरी हो सकता है उसमें, हो सकता है उसके सुनने की बात बाकी सब लोग पलट जाए, हो सकता है ना पलटे, लेकिन सुनना जरूरी है। तो ये दो सिद्धांत को अगर जोड़ लें तो आपको हमारा संविधान मिल जाएगा। हमारा संविधान बेसिकली यही कहता है जो ये दो सिद्धांत कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही सरल शब्दों में आपने इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या की अंजोर। और मुझे लगता है कि ये कहना बहुत हिम्मत की बात है कि एक व्यक्ति अकेला भी है तो उसकी बात सुनने से इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि वो अकेला है, माइनॉरिटी में। अगर ऐसा होता तो शायद जितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो जिन लोगों ने किए वो उस समय तो बहुत ही बड़ी अल्पसंख्या में थे, उनकी बात सुनने वाले लोग नहीं थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी इस तरह से हमारे सामने खुलती है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस बात से मिलती है। यहाँ पर एक और बात मुझे लग रही थी, हम लोग जानना चाह रहे थे कि दरअसल ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, जो सभी के लिए है,
इसको बचाने में राज्य की भी भूमिका है और व्यक्ति के तौर पे मेरी भूमिका भी है कि मैं बाकी लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कर पाऊं। तो किस तरह से ये भूमिका राज्य के स्तर पे निभानी चाहिए और एक व्यक्ति के तौर पे हम सबको निभानी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल सत्येंद्र जी। देखिए, मुझे लगता है कि एक राज्य के तौर पे राज्य का एक धर्म है, राज्य का एक धर्म है कि संविधान का पालन करें। और मुझे तो लगता है संविधान से पहले इन सिद्धांतों का पालन करें, जो सिद्धांत एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहाँ तक इंसान को स्वतंत्रता है, कहाँ तक उसकी स्वतंत्रता रोक देनी चाहिए। अगर एक सरकार इस सिद्धांत का पालन कर रही है तो वो सही कर रही है। इसका मतलब कि अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है जिससे दूसरे की संपत्ति, उसकी स्वाधीनता और उसकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे करने देना चाहिए, और कोई भी अगर उसे रोक रहा है तो उसे रोकना चाहिए। ठीक है। अब ये कहना बहुत आसान है सत्येंद्र जी, लेकिन इसको समझना और इसको करना बड़ा मुश्किल है। एक सरकार के लिए, एक समाज के लिए, कानून का पालन करने वाले पुलिस के लिए और कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ जी। क्योंकि सब अपनी अपनी धारणाएं लेके आते हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, ठीक है, हाँ जी। जो हम अक्सर अपने वर्कशॉप्स में इस उदाहरण का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, हम्म। अ, अब उसका नाम निहारिका नहीं रखते हैं, उसका नाम हम सानिका रख लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। सानिका एक लड़की है 19 साल की। हम्म। उसको पसंद है टहलना। ठीक है। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का मौसम है, उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, कॉलेज में है वो फर्स्ट ईयर में। पढ़ाई कर रही थी, बहुत बोर हो गई, पढ़ते 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 उसका सर चकराने लगा, बोर हो गई। उसने बोला कि अब मुझे थोड़ा और पढ़ना है, मैं सो नहीं सकती, मुझे पढ़ना है, रात के 3 बजे हुए हैं, मुझे और पढ़ना है, लेकिन अभी मैं बोर हो गई हूँ, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, और फ्रेश होने के लिए मुझे फ्रेश खुली हवा में टहलना जरूरी है। वो निकल गई सड़क पे टहलने। ठीक है। तो वो टहल रही सड़क पे, घूम रही है, थोड़ा फ्रेश हो रही है, उसका दिमाग भी फ्रेश हो रहा है। वो सोच रही है एग्जाम के बारे में, क्या सवाल आएंगे, क्या करना होगा, कैसे लिखेगी। वो टहलते टहलते उसका दिमाग चल रहा है, अच्छा आइडियाज आ रहे हैं उसके दिमाग में। ये भी सोच रही है कि एग्जाम खत्म होने के बाद क्या मस्तियां करेगी। हाँ जी। इतने में एक पुलिस वाला आता है, गाड़ी पीसीआर वैन बगल में आके खड़ी हो गई। ठीक है। और पीसीआर वैन उसको बोलती है कि मैडम यहाँ क्या कर रही हैं आप, आपको पता नहीं कि अच्छी लड़कियां रात को नहीं घूमती बाहर सड़क पे, खतरनाक होता है। मैं बोला पुलिस वाले, सर जी हम तो यहाँ रात को निकले थे घूमने के लिए, ऐसे ही एग्जाम चल रहा था, हम पढ़ाई करते करते बोर हो गए, निकल गए। पुलिस वाले ने कहा अरे ये कोई बात हुई, रात को 3 बजे कोई सड़क पे ऐसे ही टहलने निकलता है? आपने देखा है कोई अच्छे घर की लड़की जो रात को 3 बजे सड़क पे टहलने निकलती हो? सानिका एकदम चुप, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने बोला अभी तुरंत घर जाइए, नहीं तो हम आपको माता पिता को फोन करते हैं, आपको थाने उठा के ले जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। सानिका बेचारी डर गई, भाग गई वापस घर, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, परेशान भी हो गई, डिस्टर्ब भी हो गई, अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है। लेकिन पुलिस वाले ने क्यों किया ये? पुलिस वाले से पूछा गया बाद में, अब आपस में बात कर रहे थे, 2 पुलिस वाले थे गाड़ी में, आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे आपस में कि अरे बताओ अगर हम नहीं रोकते तो इसके साथ क्या क्या हो जाता, कह नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने अपना धर्म निभाया, उनको लगा कि हमें, हमारा काम है जनता की प्रोटेक्शन करना, है ना, उनको सिक्योरिटी देना। तो हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको घर भेज दिया। सानिका को लग रहा है कि उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वाधीनता को ठेस पहुंची इससे। वो आराम से घूम रही थी शहर सड़क पे, उसको घूमने नहीं दिया गया, उसको वापस भेज दिया गया। अब बताइए कौन सही है? आप अगर ये सवाल करेंगे बाहर जाके सड़क पे तो क्या जवाब पाएंगे आप, कौन सही है? बताइए। हाँ, बहुत अलग तरह के जवाब आएंगे और ज्यादातर लोग हो सकता है कि पुलिस का जो तर्क है उसको सही माने।
कुछ लोग हो सकता है सानिका के तर्क को भी सही माने। बिल्कुल, वो क्यों होता है? लोगों को लगेगा हाँ पुलिस का काम है प्रोटेक्शन, तो वो तो सही कर रहे हैं ना। आखिर लड़की रात को 3 बजे क्यों टहल रही है? वो घर के अंदर भी टहल सकती थी। हाँ जी। तो ये हानि सिद्धांत इन सब सिचुएशंस में सोचने में मदद करता है। हानि सिद्धांत क्या कहता है कि भाई सानिका सड़क पे टहल रही है, अगर वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो उसकी स्वतंत्रता पर आप रोक नहीं लगा सकते। सरकार भी उसकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार क्या बोलेगी कि भाई वो खुद को हानि पहुंचा रही थी टहल के, रात को बाहर टहल रही है तो वो खुद को हानि पहुंचा रही है ना, तो हमारा काम है उसको खुद को हानि पहुंचाने से रोकना, तो इसीलिए हमने उसको घर पहुंच भेज दिया। लेकिन अब सरकार से पूछना जरूरी है कि क्या वो सड़क पे टहलते टहलते खुद को कैसे हानि पहुंचा लेती भाई? क्या वो खुद का यौन शोषण कर लेती? क्या वो खुद को किडनैप कर लेती? नहीं ना, नहीं, खुद को तो नहीं किडनैप कर सकती, वो खुद का शोषण नहीं कर सकती है। जाहिर। करने वाला तो कोई और होता है ना, अगर करता भी तो कोई और करता। बेशक। इसका मतलब हानि सानिका खुद को नहीं पहुंचा रही है, हानि कोई और पहुंचा रहा है सानिका को, है ना। तो सरकार को किसको रोकना चाहिए? सानिका को तो नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल, जो पहुंचा सकता है उनको रोकना चाहिए, है ना। तो सरकार का काम है कि सानिका को सुरक्षा दे कि वो आराम से टहल सके। अगर वो किसी और को हानि नहीं पहुंचा रही है तो खुद खुल के करे। रात को टहल रही है तो किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, वो खुद को टहले। पुलिस का काम है कि अगर कोई हानि पहुंचाए तो उसको पकड़े, हानि पहुंचाने से रोके। तो अगर उसको लग रहा है कि कोई हानि पहुंचाने वाले लोग दिख रहे हैं तो उनको उन पे नजर रखे, उनकी भी स्वतंत्रता ना रोके, उन पे भी नजर रखे, सबको घूमने दे। लेकिन पुलिस क्या करती है? अच्छा लड़के घूम रहे हैं तो उनको घूमने देते हैं, लड़की अगर घूम रही है तो उसको वापस भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाता है सरकार की गलत समझ, पुलिस की गलत समझ कि क्या है, कौन असल में किसको हानि पहुंचा रहा है। सानिका खुद को हानि नहीं पहुंचा रही है लेकिन सानिका को फिर भी रोक दिया गया, है ना। तो सबसे पहले तो सरकार को, जनता को, लोगों को समझना पड़ेगा कि आजादी हमारी क्या है, कितनी मूल्यवान है, और हमें कब उसको रोकना है और कब नहीं रोकना है, कब हमारी स्वतंत्रता स्वाधीनता पर रोक लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले चीज जो हम कर सकते हैं अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता को बचाने के लिए, वो ये समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। ठीक है? बाद में बाकी सब, अभी तो समझ ही नहीं लोगों को, है ना। थैंक यू अंजुर। मुझे लगता है बहुत 1 घंटा बहुत कम है इस इशू के बारे में बात करने के लिए, और मुझे लगता है स्वतंत्रता की बात जब हम धीरे-धीरे आगे बाकी एपिसोड्स में फंडामेंटल राइट्स में या बाकी आर्टिकल्स में जाएँगे, तब मुझे लगता है और क्लियरली इस चीज़ पे और डिटेल में बात हो पाएगी, और तब लिबर्टी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स में भी हर वैल्यू, हर राइट और हर ड्यूटी के साथ-साथ कैसे चल रही है, उसको भी हमें देखने का मौका मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू अंजुर, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अ, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे श्रोताओं के लिए खासतौर पे लिबर्टी और फ्रीडम से संबंधित नई बातें जानने को मिली, दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांत जानने को मिले। तो आपके लिए बहुत शुक्रिया अंजोर, और हमारे उन सभी श्रोताओं के लिए भी शुक्रिया जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम से, इस सीरीज से जुड़े रहते हैं और अपने सुझाव देते हैं, अपनी सलाह देते हैं और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं, ताकि हम संविधान के इस 75वें साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संविधान के मूल्यों को पहुंचा सकें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जुड़े रहें हमारे साथ इस पॉडकास्ट सीरीज में संविधान की बात में, और संविधान की बात का हर नया एपिसोड हर दूसरे शुक्रवार को रिलीज होता है। तो आप सभी हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी और फीडबैक हो और संविधान से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।